ठीक है। एकल नागरिकता में क्या होता है, यद्यपि भारतीय संविधान जो है संघीय है, संघीय का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक स्तर की सरकार, तो हमारे पास दो स्तर की सरकार है, दोहरी राज्य पद्धति है। दोहरी राज्य पद्धति मतलब केंद्र और राज्य को अपनाया गया है, लेकिन नागरिकता एकल ही रखी गई है, यानी कि भारतीय नागरिकता। ठीक है, कोई राज्यों के लिए अलग से नागरिकता नहीं है। लेकिन अगर दूसरे देश देखोगे, जैसे अमेरिका संघीय देश है, अमेरिका भी संघीय देश है, लेकिन यहाँ पे दोहरी नागरिकता है। स्विट्जरलैंड भी दोहरी नागरिकता है। ठीक है, तो इनमें दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। अमेरिका में अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक है, वरन उस राज्य विशेष का भी नागरिक है जहां वो रहता है, जैसे मैंने अभी बताया। इस तरह से दोहरी नागरिकता प्राप्त है, इस तरह से दोहरी नागरिकता प्राप्त है। इसी संदर्भ में उसे राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकार के दोहरे अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर उसको अलग अधिकार प्राप्त है और राज्य के अलग अधिकार प्राप्त है। ठीक है, यह व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा कर देती है। अगर मान लीजिए भारत में ऑलरेडी एकल नागरिकता है, तो इतना भेदभाव होता है महाराष्ट्र और बिहार, महाराष्ट्र और यूपी को लेके, या अलग अलग उसमें लेके। अगर दोहरी नागरिकता कर रहे तो या तो अलग देश ही बना देंगे सब अपना। ठीक है ना। तो दोहरी नागरिकता क्या होती है, भेदभाव की समस्या पैदा करती है। जैसा कि राज्य अपने नागरिकों के प्रति भेदभाव बरत सकता है। ठीक है, राज्य अपने नागरिकों को कहेगा कि आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, इनको नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहां वो अलग कर सकता है उनको। ठीक है, यह भेदभाव मताधिकार, सार्वजनिक पद, व्यवसाय आदि को लेकर हो सकता है। मान लीजिए आप बिहार में 6 महीने से ज्यादा रह रहे हैं, तो आप यहाँ वोट डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप 6 महीने से लगातार रह रहे हैं बिहार में, तो आपका वोटर आईडी कार्ड बन सकता है और जहां भी रह रहे हैं वहां आप वोट डाल सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए राज्य की अलग अलग नागरिकता होती, तो सब राज्य कहते हैं कि भाई जो मेरा नागरिक है वही वोट डालेगा। ठीक है, तो ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती भेदभाव वाली। ठीक है, ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा विविध देश है। अगर हम दोहरी नागरिकता ले लेते ना, कि देश की अलग और राज्य की अलग, तो फिर होता ना, एकता को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वो उनका जन्म कहीं हो और निवासी कहीं हो, पूरे देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त है। कहीं भी रहता हो भारत में, उसको समान नागरिक अधिकार प्राप्त है। उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि भेदभाव रहित इस व्यवस्था में कुछ अपवाद हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समान नागरिकता का हमने चैप्टर पढ़ा था किसमें, एनसीईआरटी में, तो हमने पढ़ा था ना समान नागरिकता का क्या अर्थ होता है। तो क्या भारत में समान नागरिकता है? तो भारत में समान नागरिक अधिकार होने चाहिए समान नागरिकता के लिए, लेकिन समान नागरिक अधिकार नहीं है भारत में। ठीक है, जैसे कि पहला पॉइंट, संसद अनुच्छेद 16 के तहत ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियों और नियुक्तियों में अलग सुविधा मिले। अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मान लीजिए बिहार के अंदर किसी हमें नौकरियों, मतलब बिहार अगर राज्य चाहता है कि हमारे यहाँ जो लोग रहते हैं, हमारे जो निवासी हैं, उनको नौकरियों में कुछ सुविधा ज्यादा मिले, तो इसके लिए कानून कौन बनाएगा? बिहार राज्य को बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं। संविधान में ये अधिकार संसद को दिया गया है। यही बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, संविधान में अधिकार संसद को दिया गया है आर्टिकल 16 के तहत। आर्टिकल 16 में क्या लिखा गया है कि जाति, लिंग, धर्म, किसी के आधार पर कोई क्या कहते हैं, राज्य भेदभाव नहीं कर सकता नागरिकों को अवसर में। ठीक है, अवसर यानी नौकरियों में। लेकिन संसद ऐसा कानून कोई बना सकती है जिससे कि कुछ भेदभाव हो जाए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बिहार को अगर कुछ ऐसा कानून बनवाना है कि बिहार के नागरिकों को 75% जो बीपीएससी में सीट है ना, वो बिहार के नागरिकों को मिले। ठीक है, अगर ऐसा कुछ बनवाना है तो ये बिहार नहीं बना सकता, ये संसद बना सकता है। ठीक है, अगर मान लो ये अधिकार बिहार को होते तो अभी क्या होता, सभी राज्य वोट पॉलिटिक्स के लिए अपने अपने राज्यों को दे देते 75% या 80% नौकरी दे देते ना। लेकिन इसीलिए अधिकार संसद को दिया गया है। ठीक है, ताकि व्यवस्था बनी रहे। यह सुविधा उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के तहत स्थानीय और अन्य प्रशासन के तहत हो सकती है। संसद इसी से संबंधित सार्वजनिक रोजगार यानी निवासी के रूप में जरूरत अधिनियम 1957 को प्रभावी बनाया गया है। संसद ने इसी के लिए एक अधिनियम बनाया है, सार्वजनिक रोजगार निवासी के रूप में जरूरत अधिनियम 1957। भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्त के लिए, जैसे जो नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की बात कर रहा है, और ग्रुप बी में भी कुछ नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स, ठीक है,
तो उनके लिए गैर राजपत्रित मतलब नॉन गेजेटेड, तो भारत सरकार ने इस अधिनियम के थ्रू अपने आप को यह अधिकार दिया है। ठीक है, संसद में पास हुआ था यह अधिनियम, संसद ने पास किया था यह अधिनियम, और संसद ने भारत सरकार को अधिकार दिया है, मतलब भारत सरकार को अधिकार दे दिया है कि भारत सरकार गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा के लिए निवास की अनिवार्यता करे। मतलब अगर वहां ग्रुप बी की नौकरी अगर चाहते हैं, राज्य में ग्रुप बी की नौकरी चाहते हैं, तो आपको वहां का निवासी ही होना पड़ेगा, अनिवार्य है। जैसे आप बिहार में अगर आप बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं, कोई भी भर सकता है। ठीक है, बिहार में बीपीएससी का फॉर्म केरला से भी आके भर सकता है, लेकिन इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा यहाँ नहीं भर सकता। ठीक है, यहाँ उसको वहीं के निवास वो चाहिए होगा। तो अभी रिसेंटली में झारखंड में भी ऐसा कुछ चल रहा था कि वो चेंजेस कर रहे हैं वहां पे, कि उनको भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हुआ कि नहीं हुआ आइडिया नहीं है, लेकिन झारखंड में वैसे चल रहा है। अब हर राज्य चाहता है, वोट पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, वोट के लिए अब हर राज्य चाहता है कि हमारे राज्य में भी ऐसे ही हो जाए। जैसा कि अधिनियम, ये अधिनियम लेकिन 1974 में समाप्त हो गया। ये जो अधिनियम आया था 1974 में समाप्त हो गया। उसके बाद अभी सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही ये व्यवस्था है कि ग्रुप बी और ग्रुप गैर राजपत्रित पदों के लिए भारत सरकार ने अधिकार वो दे दिया उसको, जो वहीं का निवासी होना चाहिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। सिर्फ यही दो राज्य है जहाँ पे अभी राजपत्रित पदों के लिए निवासी होना जरूरी है। और ये रूल कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। संसद ने अधिनियम बना के किसी को अधिकार दे दिया है? भारत सरकार को दिया था। लेकिन ये जो 1957 में अधिनियम बना था, 1974 में खत्म हो गया, और अभी सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को, पहले आंध्र प्रदेश को था, 2014 में तेलंगाना को भी मिल गया। फिर तेलंगाना जब अलग हुआ तो उसको भी मिल गया अधिकार। ठीक है, तो दोहरी नागरिकता अगर नहीं, अगर ऐसी दोहरी नागरिकता हर जगह होती, अगर हम दोहरी नागरिकता करते और राज्य को अधिकार दे देते कि आप अपने जो निवासी हैं उनको क्या कहते हैं, नौकरी में छूट दो या विशेष सुविधा दो, तो हर राज्य करने लग जाता उसके लिए। इसीलिए नहीं दिया गया। ये अपवाद है दोहरी नागरिकता में कि कुछ भेदभाव होता है। ठीक है, भेदभाव कैसे होता है? अवसर में होता है। फिर दूसरा क्या भेदभाव होता है? ठीक है, दोहरी नागरिकता में हमने पढ़ा कि समान नागरिक अधिकार, सॉरी एकल नागरिकता में हमने पढ़ा है कि भारत में एकल नागरिकता है, और इस एकल नागरिकता के अंदर समान नागरिक अधिकार है। लेकिन कुछ अपवाद है। पहला अपवाद क्या पढ़ा? पहला अपवाद क्या था? आर्टिकल 16 का अपवाद था। ठीक है, अपवाद कौन सा था? आर्टिकल 16 के अंदर राज्य दे सकता है। अब दूसरा पढ़ते हैं अपवाद। सेकंड अपवाद कौन सा है? फर्स्ट अपवाद है ये, सेकंड अपवाद कौन सा है? आर्टिकल 15 की बात कर रहा है। ठीक है, आर्टिकल 15 में संविधान किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं कर पर प्रतिबंध लगाता है। इसका अभिप्राय है कि निवास के आधार पर राज्य किसी को सुविधा, विशेष सुविधा दे सकता है। ठीक है ना, राज्य जो है निवास के आधार पर किसी को विशेष सुविधा दे सकता है, जो कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की सीमा क्षेत्र में आने वाला मामला ना हो। उदाहरण के लिए एक राज्य अपने निवासियों को के लिए शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकता है। अब एक बार इसको ना आर्टिकल यहाँ देख लो, क्या कहते हैं, आर्टिकल 15 और 16 को। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत पढ़ते पढ़ते एक बार तो पढ़ते हैं 16 में क्या लिखा है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अवसर मतलब वही जॉब के लिए समान रूप से देखा जाएगा सबको। तो इसमें लिखा गया पहले में 16 के 1 में, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित, ये राज्य के अधीन है, मतलब अगर स्टेट में कोई वैकेंसी है उस पर नियुक्ति के लिए सभी संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, मतलब सारे नागरिक बराबर होंगे। राज्य के अधीन किसी नियोजन पद में केवल धर्म, जाति, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव यानी जन्म, उसका कहाँ से आ रहा है वो, और जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर कोई नागरिक अपात्र होगा तो उसे, और ना तो कोई अपात्र होगा ना उसको विभेद किया जाएगा। मतलब इस आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म, मूलवंश, ये सारे रट लेना। 16 में कौन से कितने दिए हुए हैं, 14 में कितने दिए हुए हैं,
15 में कितने दिए हुए, सब में अलग अलग है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। 16वें में देखो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तो सब में मिलेगा, ठीक है। बाकी तीनों किसी में है किसी में नहीं है, तो ये रटना है किसमें नहीं है। उद्भव, जन्म स्थान और निवास, ठीक है। तो ये 16 में दिया है कि इसके आधार पर कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी आर्टिकल के 16 सब आर्टिकल 3 में क्या दिया गया है, इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी, मतलब नहीं रोकेगी। इसमें 16(1) और 16(2) में कुछ भी ऐसा लिखा गया हो, लेकिन वो संसद को नहीं रोक सकती कि वो किसी राज्य उसके लिए संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य संघ या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय की कोई अपेक्षा विहित करती है, मतलब निवास का कोई क्राइटेरिया डाल सकती है। मतलब संसद को नहीं रोक सकता ये आर्टिकल कि कोई निवास का क्राइटेरिया डाल दे। तो संसद ने इसी आधार पे 1954 में अधिनियम लाया कि कुछ राज्यों में गैर जो राजपत्रित पद हैं उसके लिए निवास जरूरी है। तो निवास जरूरी आर्टिकल 16(2) में लिखा है कि निवास जरूरी, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। लेकिन आर्टिकल 16 के तीसरे हिस्से में लिख दिया कि संसद कर सकता है, ठीक है। संसद को अधिकार है ये करने का, ठीक है। और आर्टिकल 16(2) में क्या लिखा है कि जाति के आधार पर नहीं कर सकता, लेकिन आर्टिकल 16 के 4 में फिर लिख दिया है कि जाति के आधार पर कर सकता है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कर सकता है। इसी में लिखा गया कि लिंग के आधार पर नहीं कर सकता, लेकिन इसी के 5वें में लिख दिया है कि महिलाओं के लिए कर सकता है, ठीक है। इसी में लिख दिया कि महिलाओं के लिए कर सकता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 16 में ये दिया हुआ कि नहीं कर सकता भेदभाव, लेकिन 16 में कुछ ऐसे क्राइटेरिया दे दिए गए हैं कि कर भी सकता है भेदभाव। लेकिन निवास वाला भेदभाव करने के लिए संसद के चाहिए अप्रूवल, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए कोई राज्य, किसी राज्य में अगर निवास को वो बनवाना है, निवास का क्राइटेरिया जो है वो करना है जॉब के लिए जरूरी करना है, तो ये अधिकार किसको है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या वहां के राज्य को। तो इस संसद को अधिकार है, ठीक है। अब आर्टिकल 15 पढ़ते हैं। 15 में क्या लिखा हुआ है, देखो 15 में क्या लिखा हुआ, पहला तो वही है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल, अब देखना याद रखना, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। तो आपके लक्ष्मीकांत में एक चीज गलत लिखी हुई है, आप नोट करो। लक्ष्मीकांत में कई गलतियां हैं, लक्ष्मीकांत में कुछ गलतियां हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। कौन कौन सी गलतियां हैं, लक्ष्मीकांत कहाँ चला, अच्छा मैंने लक्ष्मीकांत की जगह खोल दिया। तो इसमें जो संविधान में आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, जन्म स्थान तक दिया गया है, निवास नहीं दिया गया इसमें कभी। आर्टिकल 15 में कोई निवास नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब राज्य निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है। राज्य किस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती आर्टिकल 15 के तहत, यानी शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। आर्टिकल 15 किस चीज के लिए, शिक्षा के लिए है। तो शिक्षा के क्षेत्र में राज्य भेदभाव नहीं कर सकती इन आधार पे, लेकिन निवास के आधार पर तो कर सकती है, निवास के आधार पर तो कर सकती है ना। तो वही निवास के आधार पर किया गया, लेकिन यहाँ इन्होंने लक्ष्मीकांत ने निवास भी लिख दिया है, लेकिन निवास नहीं होगा यहाँ पे। आर्टिकल 15 में निवास नहीं दिया गया, ठीक है ना। इसका अभिप्राय है कि निवास के आधार पर राज्य खुद कर सकती है, इसमें संसद को बीच में नहीं आना पड़ेगा। तो राज्य क्या कर सकती है, अपने क्षेत्र, अपने राज्य में, बिहार में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बिहार के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में, तो उनको स्कॉलरशिप दे सकती है, उनको साइकिल दे सकती है, ठीक है। उनको क्या सकते हैं, कोटा दे सकती है कि भैया ये यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी में जो 65% हो गए, 70% हो गए, बिहार के बच्चे पढ़ेंगे, ये राज्य कर सकती है, ठीक है। या फिर छूट मिल जाएगी उसको, क्या बोलते हैं, शिक्षा के फीस में छूट दे सकती है, तो ये कर सकती है, ठीक है ना। तो आप समान नागरिकता जो हम बोल रहे हैं, एकल नागरिकता के अंदर समान नागरिक अधिकार होने चाहिए, लेकिन नहीं है समान नागरिक अधिकार। आर्टिकल 16 में संसद भेदभाव कर सकती है, आर्टिकल 15 में राज्य भेदभाव कर सकती है नागरिकों में। और क्या भेदभाव कर सकती है, आर्टिकल 19 में भेदभाव कैसे करती है, निवास और घूमने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 16 के तहत अगर देखोगे, आर्टिकल 19, सॉरी 19 ना, हाँ वही तो। आर्टिकल 19 के तहत अगर देखेंगे हम, अच्छा यही वाला आर्टिकल, हाँ ये रहा, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में अगर जाएंगे हम, देखो आर्टिकल 19 के डी में है लिखा हुआ ऊपर से। आर्टिकल आप अलग से खोल रहे हैं, उसी में ही है आगे में दिया हुआ, नेक्स्ट अरे पेज में है। लक्ष्मीकांत से नहीं पढ़ना चाहते आर्टिकल, इसीलिए मैं यहाँ खोल लेता हूँ, ठीक है। वहाँ कुछ चीजें आप वहां से निवास पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि लक्ष्मीकांत में दिया था, बीपीएससी ने पूछा, मेरा गलत क्यों हो गया। आर्टिकल संविधान
बेयर एक्ट्स जरूर पढ़ना। बेयर एक्ट्स मतलब जो एकदम का जो आर्टिकल दिए संविधान जो है वो जरूर पढ़ना, जो इम्पोर्टेंट वो भाग है। जैसे अब जो आपका अधिकार वाला भाग हो गया, संघ वाला भाग हो गया, ये कुछ कुछ भाग जरूर पढ़ना है यहाँ से, नहीं तो वहाँ कुछ गलतियां हैं। कई कई जगह लक्ष्मीकांत में कई जगह गलतियां छोटी मोटी, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 के आर्टिकल 19 में देखो, वाक स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन स्वतंत्रता, संगम और संघ बनाने का, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का, ये दिखा रहा है सर्वत्र आबाद संचरण। वाक मतलब बोलने का, वाक मतलब बोलने का, आवाज बैठ मतलब वाक स्वतंत्रता मतलब बोलने का अधिकार, वाक अभिव्यक्ति मतलब अपना विचार प्रकट करने का, ठीक है। तो हम आर्टिकल अभी बाद में पढ़ेंगे स्वतंत्रता के अधिकार, पहले इसमें पढ़ लेते हैं कि हम जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं। तो 19 में दिया गया है कि सभी नागरिकों को, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र यानी किसी भी जगह पे सर्वत्र आबाद संचरण मतलब कहीं भी आ जा सकता है, ठीक है। सर्वत्र आबाद संचरण, बिना बाधा के कहीं भी हर जगह बिना बाधा के आ कोई जा भी सकता है, स्टेट में। हाँ सर्वत्र, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, अब ये तो अधिकार तो दे दिया है, लेकिन क्या अधिकार दिया हुआ है सच में? क्या अधिकार है सबको? क्या आप सब जगह जा सकते हो? नहीं जा सकते। निवास और घूमने की स्वतंत्रता जो है अनुसूचित जनजातियों के हित के में सुरक्षा का विषय है। जो उनके एरिया में जो जहां अनुसूचित जनजातियां अपने तरीके से रह रही हैं, वहां आपको जाने का अधिकार या बसने का अधिकार नहीं है, ठीक है। कई ऐसी जगह पे वो मनाही की गई है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में आपको परमिट लेके जाना पड़ेगा। आपको पंजाब जाना है, कोई परमिट लेने लेना, आपको अरुणाचल प्रदेश जाना है तो परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। नागालैंड में भी ना। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और एक और राज्य है, 3 राज्यों में, मिजोरम में मणिपुर में से एक, मिजोरम। उसमें 3 राज्य ऐसे हैं नॉर्थ ईस्ट के जहाँ आपको परमिट लेना पड़ता है जाने के लिए। आप बिना परमिट के कहीं नहीं घूम सकते वहां पे, ठीक है। लेकिन आपको अगर पंजाब जाना है, हरियाणा जाना है, बिहार जाना है, तो कहीं भी जाइए, कोई परमिट की जरूरत नहीं है, बस ट्रेन का टिकट कटवाओ पहुंच जाओ, ठीक है। तो यहाँ दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश और निवास जो है प्रतिबंधित है। ना तो आप वहां जा सकते हो ना रह सकते हो, सिर्फ परमिट लेना पड़ेगा। जाने के लिए परमिट लेना पड़ेगा, और निवास तो कई जगह बैन है, मतलब आप वहां बस नहीं सकते हो। निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था किस लिए की गई है, क्यों की गई है ऐसी व्यवस्था? विशेष जो संस्कृति है, उसकी भाषा है, रिवाज है, उन सबको बचाने के लिए किया गया है, ताकि बाहर से असर ना पड़े, ठीक है। उनकी संपत्ति और परंपरा को बचाने के लिए किया गया है, ठीक है। इसीलिए आर्टिकल 16 के अंदर जो भी है वो हर जगह लागू नहीं होता। जो आर्टिकल 19 के अंदर जो है घूमने का अधिकार है, क्या लिखा था, सर्वत्र आबाद तो संचरण का। इस तरह से तो मौलिक अधिकार के जो भी इक्वलिटी या फिर जो है उसको तो मौलिक अधिकार के बहुत सारे आर्टिकल का तो उल्लंघन हो रहा है ना इस तरह से। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें लिखा गया था, अधिकार वही होंगे जो दूसरे के अधिकारों को खत्म ना करे। तो जनजातीय जो है हाँ, उसका अधिकार है अपनी संस्कृति को बचाए रखना। और अगर आपका ये तो अधिकार, समझ रहे हैं, जनजातीय वाला तो समझ रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला जो सेकंड पॉइंट वाला जो था कि दूसरे जगह पे नहीं जाना है, सीमाओं में नहीं, वो वाला थोड़ी सी है। एक ही चीज में आ गया ना जी। एक ही वो जनजातीय को ही तो बचाने के लिए किया गया है ना। वहां पे जो जनजाति रहती है, आप उसके क्षेत्र में जाओगे, आप मान लो जो जंगल में रहता है, ठीक है, जनजाति ज्यादातर जंगल में रह रही है। अब क्या करें, नहीं वहां सबको जाने के लिए बोल दिया जाए, तो जो टूरिस्ट होंगे ना। नहीं नहीं, वो समझ रहे हैं, हाँ जनजातीय वाले एनसीईआरटी में पढ़े हैं, वो याद आ रहा है, बट वो वाला मेन क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकार अच्छा अभी अलग अलग क्यों कर दिए गए हैं? हाँ, मौलिक मौलिक अधिकार। अलग अलग क्यों किए गए, यही क्वेश्चन है ना। अच्छा बाद में कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है ऐड कीजिए। तो इसमें आगे क्या है, आगे यह है कि जम्मू और कश्मीर